नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन तीनों पर ये सेक्शन सेक्शन 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होती थी, नहीं होती थी, उसके पीछे के क्या कारण थे। डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जहां पर इसका कॉन्सेप्ट या जो इस सेक्शन को रखने का ऑब्जेक्ट क्या था वो हम लोगों ने समझ लिया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जरूर देखिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की सेक्शन में मैं बात करूंगा दोस्तों इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट और उन वर्ड्स पर फोकस करेंगे जिनको जाने बिना ये सेक्शन अधूरी है, और इसके साथ में क्या क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकती है और कौन कौन से कानून यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। और ये सेक्शन बात करती है एक बच्चे के लेजिटिमेसी की, पैटर्निटी की। आप लोगों ने हमारे समाज में खूब देखा होगा कि अडल्ट्री काफी प्रचलित है, और आज की डेट में तो अडल्ट्री को पनिशेबल ऑफेंस नहीं बनाया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है, जो कानून बनाया वही कानून है, हमको मानना पड़ेगा। बट मैं आज आप लोगों को इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स वर्ड टू वर्ड आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, और आप इसको मानकर चलिए कि ये सेक्शन जो बनाई गई थी बच्चे और बच्चे की माता दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। बच्चे को कोई इलेजिटिमेट ना कहते और माता को कोई अनचेस्ट ना कहते, अपवित्र ना कहते। इस कारण से इस सेक्शन का प्रयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में रखा गया था, और उसको एज इट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बोरो किया गया है। एक माइनर सा चेंज किया गया है, उससे इंटरप्रिटेशन पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। वो क्या माइनर चेंज है वो भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। देखिए सेक्शन का हेडिंग देखते हैं, तो लिखा है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। हेडिंग से ही हमको बहुत कुछ निकल कर आता है, और ये कहा कि अगर किसी बच्चे का जन्म ड्यूरिंग मैरिज हुआ है तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा लेजिटिमेसी का। अगर हिंदी में बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शादी हुई और वो शादी चल रही है, उस दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म हो गया है, तो ये वाले दो फैक्ट कि शादी हुई थी और शादी चल रही थी, और तीसरा फैक्ट कि इसी बीच बच्चे का जन्म हुआ है, अगर ये तीन फैक्ट प्रूव कर दिए जाते हैं तो हेडिंग के अनुसार अब ऐसा बच्चा लेजिटिमेट बच्चा कहलाएगा इसी व्यक्ति का जिस व्यक्ति के साथ इसकी मदर की शादी हुई है। अब वो चाहे बायोलॉजिकल बच्चा उस व्यक्ति का हो या ना हो, बट लॉ यही प्रिज्यूम करके चलेगा कि हाँ ये बच्चा उसी व्यक्ति का है। इसीलिए देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ये कहा जाता है कि मदरहुड, मैटरनिटी इज अ फैक्ट। इसको आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ ये बच्चा इस माता का बच्चा है या ये स्त्री इस बच्चे की माता है। बट पैटर्निटी इज नॉट, इट इज नॉट अ फैक्ट, पैटर्निटी इज एन ओपिनियन। पैटर्निटी केवल सरमाइश है, ये ओपिनियन है, और ये राय बनानी पड़ती है कि अब के जिस व्यक्ति की पत्नी की कोख से इस बच्चे ने जन्म लिया है उसी पति का ये बच्चा माना जाएगा, वो पति इस बच्चे का पिता माना जाएगा हमेशा। ये ओपिनियन है, इसके लिए फैक्ट नहीं दिया जा सकता। इसको प्रूव करने का परमिशन इस सेक्शन में भी नहीं दी गई है। हालांकि एक छोटी सी विंडो छोड़ दी गई है, पुरुषों के भी सम्मान को और पुरुषों के भी राइट्स को ध्यान में रखते हैं। कानून हमेशा बैलेंस बनाया जाता है दोस्तों, जहां बच्चे और स्त्री के राइट्स को, मदर के राइट्स को ध्यान रखना था, वहीं पर पिता के राइट्स को भी ध्यान रखना था। तो यहां इस सेक्शन में पहले आप दो पार्ट समझेंगे और फिर पहले पार्ट के अंदर भी दो पार्ट होंगे। देखिए इस सेक्शन को समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल में आपको आने वाले टाइम में इतने सारे केसेस मिलेंगे जहां पर इस सेक्शन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इस सेक्शन में लेजिस्लेचर कोई ना कोई अमेंडमेंट जरूर करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, केसेस इतने बढ़ रहे हैं, और अडल्ट्री भी बढ़ रही है, लिविंग रिलेशनशिप बढ़ रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि लेजिस्लेचर जल्दी ही इस सेक्शन में कहीं ना कहीं परिवर्तन करेगा, और परिवर्तन से पहले का लॉ क्या है और जब ये चेंज हो कभी फ्यूचर में तो उसको आप अच्छे से समझ सकें, उसके लिए आज का लॉ क्या कहता है ये समझना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि पहले इस सेक्शन को दो पार्ट में आप बांट लीजिए। एक पार्ट है यहां तक, इसको कहेंगे हम मेन पार्ट, और इसके बाद का जो आगे का पार्ट है ये, इसको कहेंगे हम नॉन एक्सेस पार्ट। नॉन एक्सेस पार्ट, तो इसके दो पार्ट हैं।
पहला पार्ट हुआ मेन पार्ट, जहां पर बताया जाएंगे कुछ फैक्ट जिनको डिक्लेयर किया जाएगा कि ये फैक्ट लेजिटिमेसी के, बच्चे की लेजिटिमेसी के कंक्लूसिव प्रूफ होंगे। इसका मतलब बच्चे की अगर लेजिटिमेटी प्रूफ करनी है, बच्चे की अगर लेजिटिमेसी प्रूफ करनी है, तो ये जो पहले फैक्ट बताए जाएंगे इनको प्रूव करना पड़ेगा। देन बच्चा लेजिटिमेट है, इसको ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। ये मेन पार्ट की बात है, बट मेन पार्ट के अंदर भी दो पार्ट है। मेन पार्ट के अंदर भी दो पार्ट का मतलब है कि मेन पार्ट में जो पहला पार्ट है वो बात करता है कि शादी जब कंटिन्यू चल रही थी उस पीरियड में बच्चे का जन्म हुआ है, और उसी का जो दूसरा पार्ट है, मेन पार्ट का जो सेकंड पार्ट है, वो कहता है जब शादी डिसॉल्व हो गई है, अगर उसके बाद बच्चे का जन्म हुआ है, तो किस तरीके से, कौन से ऐसे फैक्ट होंगे जो इस बच्चे की लेजिटिमेटी को कंक्लूड करते हैं। तो जो पहले फैक्ट होंगे जो इस बच्चे की लेजिटिमेसी को कंक्लूड करेंगे, तो वो पहले वाले फैक्ट कंक्लूसिव फैक्ट कहलाएंगे। तो आपको अल्टीमेटली कितने पार्ट पढ़ने हैं इस सेक्शन को समझने के लिए? 3 पार्ट पढ़ने हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस सेक्शन का, इसको ध्यान में रखते ही आपको पढ़ना है। आपको, मैं अगर गलती करता हूं और आपको लगता है कि मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया, थर्ड पार्ट बता दिया, सेकंड नहीं बताया, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपने ये गलती करी है, आपने ये छोड़ दिया है, आपने क्यों नहीं बताया। आप अधिकार के साथ कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं वर्ड टू वर्ड बात करते हैं। द फैक्ट, पहली बात, मैं आपको और एक बेसिक बात यहां पर जानना जरूरी है दोस्तों, कि ये 3 डेफिनेशन दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। एक डेफिनेशन मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकेगा, दूसरी डेफिनेशन शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा, एंड तीसरी डेफिनेशन कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत। मे प्रिज्यूम का मतलब है, लैंग्वेज ध्यान देना दोस्तों, लैंग्वेज का बड़ा ही रोल होता है। लैंग्वेज पर अगर आपका ध्यान नहीं गया तो आप मान लीजिए कि आपने लॉ नहीं पढ़ा। इवन मैं तो ये मानता हूं कि लॉ को छोड़ दीजिए, आप अगर एक लेटर पढ़ रहे हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट का कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसे पढ़ने का तरीका यह है कि आप सबसे पहला लेटर इस डॉक्यूमेंट पे जो लिखा है आपको वहां से पढ़ना शुरू करना है, और एंड तक आपको हर एक लेटर, लास्ट लेटर तक आपको पढ़ना है। अगर इसमें बीच में कहीं नंबर आता है तो उनको भी आपको, अगर इनमें से आपने एक लेटर भी छोड़ दिया, एक वर्ड छोड़ दिया आपने इसमें से, इट मींस उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था एग्जैक्टली आपको नहीं पता है, आप फिर तुक्का मार रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको बहुत ही पेशेंटली लॉ को पढ़ना है और वर्ड्स को फोकस कर करके पढ़ना है। तो जब मे प्रिज्यूम पढ़ेंगे तो आपको फोकस करना है व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड पर आपको फोकस करना है। जब शैल प्रिज्यूम पढ़ेंगे तो व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड, आप डायरेक्शन पे प्रोवाइड करना, फोकस करना है। एंड जब कंक्लूसिव पढ़ेंगे, कंक्लूसिव प्रूफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज बी, तो वहां पर बताया, लिखा गया है व्हेनेवर इट इज डिक्लेयर्ड। 3 डेफिनेशन और तीनों की स्टार्टिंग अलग अलग तरीके से। इसका मतलब कानून ये चाहता है कि मैं इन तीनों में डिफरेंस करना चाहता हूं हर एक लेवल पर। केवल यही नहीं कि जहां पर मैंने कह दिया मे प्रिज्यूम केवल उससे डिफरेंस कर रहा हूं, शैल प्रिज्यूम उससे डिफरेंस कर रहा हूं, कहीं रिबटल के लिए परमिशन दे दी, कहीं रिबटल के लिए परमिशन नहीं दी। नो, हर एक वर्ड से लेजिस्लेचर चाहता है कि मैं डिफरेंस करना चाहता हूं। तो पहले मैं आप लोगों को दोस्तों मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन में दिखाना चाहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, ऑलरेडी इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। आप चैनल पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है फुल कोर्स ऑफ बीएससी के नाम से, उसको जाकर देखिए, आप सीक्वेंस से देखिए, डिटेल में आपको वीडियो मिलेगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इसको नहीं पढ़ लेंगे तब तक क्लैरिटी आपको आएगी नहीं। ये देखिए, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज एच, जहां पर लिखा गया मे प्रिज्यूम व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड, तो इस प्रोवाइडेड को आप फोकस कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए अपने बेयर एक्ट में। प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जब जब प्रोवाइडेड किया गया है, लिखा गया है, दिया गया है, दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम, द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। may presume उपधारणा कर सकेगा, मतलब ये कहते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जहां जहां ऐसा प्रोवाइड किया है कि कोर्ट एक फैक्ट को प्रिज्यूम करे, तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन है
कि कोर्ट फिर उस फैक्ट को प्रिज्यूम करे, क्योंकि मे का वर्ड का यूज हुआ है। दूसरी बात, इस मे प्रिज्यूम के लिए दो कंडीशन और भी हैं कि चाहे तो कोर्ट प्रिज्यूम करे या चाहे ना करे, दोनों डिस्क्रिशन है। और अगर प्रिज्यूम कर लिया तो अब तब तक प्रिज्यूम करती रहेगी कोर्ट जब तक उसको कंट्रेरी प्रूव ना कर दिया जाए। और अगर प्रिज्यूम नहीं किया तो यहां पर लिखा है कि मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। इसका प्रूफ करने के लिए भी पार्टी को कह सकती है कि आप एविडेंस लाइए और इसको एविडेंस से प्रूव करिए। ये बात हुई मे प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा। डिटेल वीडियो आप चैनल पर देख लीजिए, मैं इससे ज्यादा बात करना नहीं चाहता ड्यू टू कि वीडियो लंबी ना हो जाए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और क्लॉज एल देख लिए। यहां पर कहा है सेल्फ प्रिज्यूम व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड। तो यह वहां पर लिखा गया था प्रोवाइडेड और यहां पर लिखा गया है डायरेक्टेड। इट मींस यहां पर डायरेक्शन दी जा रही है और डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता है। अर्थात मे प्रिज्यूम को और सेल्फ प्रिज्यूम को इस प्रोवाइडेड एंड डायरेक्टेड वर्ड से भी लेजिस्लेचर ने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। डायरेक्शन दी किसने है? व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम। दिस अधिनियम बोले तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जब जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने निर्देशित किया है, डायरेक्टेड किया है, और क्या दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। देखिए, जब मे प्रिज्यूम की बात आ रही थी तो यहां पर लिखा था कोर्ट मे प्रिज्यूम। अगेन जब सेल्फ प्रिज्यूम की बात आ रही है तो यहां पर लिखा है कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट। और उसके बाद आगे लिखा था इट मे रिगार्ड। लेकिन जब सेल्फ प्रिज्यूम की बात आती है तो इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज ट्रू। अगर कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा लिख दिया गया है, डायरेक्शन दे दी है कि कोर्ट इस फैक्ट को प्रिज्यूम करेंगी, इट मींस उस फैक्ट को प्रूव्ड मान लेंगी, उसके लिए एविडेंस की इच्छा नहीं करेंगी। और यहां डिस्क्रिशन बिल्कुल नहीं। पहली बात, दो कारण से डिस्क्रिशन नहीं है। पहली बात तो कि शेल वर्ड यूज हुआ है, अपने आप में ये क्लियर कर देता है डिस्क्रिशन नहीं है। दूसरी बात, मे प्रिज्यूम में लिखा था मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं लिखा गया है। इन दो कारण से आप कह सकते हैं कि यहां सेल प्रिज्यूम में कोर्ट को कोई डिस्क्रिशन नहीं है। एक बार डायरेक्शन मिली कि आपको इस फैक्ट को प्रिज्यूम करना है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इट हैज नो अदर ऑप्शन। और इसका मतलब है कि उस फैक्ट को प्रूव्ड मान लिया गया है। प्रूव्ड कब कहते हैं, इसके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वीडियो को जरूर देखिए। हाँ, एक विंडो है, अनलेस एंड अंटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। कब तक प्रिज्यूम करेगी कोर्ट इसको? एक बार प्रिज्यूम कर लिया है तो जब तक कि इसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता है। देखिए, यहां पर मैंने एक बात और बताना चाहूंगा तो आपको कि मे प्रिज्यूम को ऐसा कहा जाता है कि ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है और शेल प्रिज्यूम को कहा जाता है कि ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। कंक्लूसिव प्रूफ को भी यही कहा जाता है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। बट डिसीजन तो आप करना कि आप किसको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट मानते हैं, किसको आप प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मानते हैं। बट मैं आपको एक आइडिया जरूर देना चाहूंगा। जैसा कि यहां पर बोला कि सेल प्रिज्यूम, जहां जहां किसी फैक्ट को डायरेक्शन दे दी है कोर्ट को कि आपको ये प्रिज्यूम करना है, तो अब उसको प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। तो पहली बात मुझे ये बताइए कि सेल प्रिज्यूम में प्रिजम्पशन किसकी है? कंक्लूसिव प्रिज्यूम में, कंक्लूसिव प्रूफ में प्रिजम्पशन किसकी है? मे प्रिज्यूम में प्रिजम्पशन किसकी? फैक्ट की ही है। तो अब आप प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या कहेंगे? तीनों में आप पढ़ लीजिए, प्रिजम्पशन किसकी है? फैक्ट की है। दूसरी बात कि जहां हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करें, तो अगर इसी वर्ड से देखें तो क्या आप लॉ को प्रिज्यूम कर रहे हैं या कोर्ट को डायरेक्शन लॉ को प्रिज्यूम करने की दी गई है? नहीं, कोर्ट को डायरेक्शन किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करने की। तो यहां पर फिर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो टर्म यूज की जाती है, किस मतलब से की जाती है, इसका पर्पज क्या है? इसके पर्पज को आप समझ लीजिए और फिर आप डिफरेंशिएट खुद कर लेना कि किसको आप प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहोगे, किसको आप प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहोगे। देखिए, जब मैंने आपको प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो डिटेल में मैंने आपको समझाया था और किसी फैक्ट को किस तरीके से प्रूव्ड माना जाता है इसके एग्जाम्पल भी दिए थे। और प्रूव्ड की डेफिनेशन में दो तरीके लिखे हैं कि कोर्ट किस तरीके से प्रूव्ड मान सकती है किसी फैक्ट को। तो वहां पर लिखा गया है कि आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, कोर्ट के सामने जितने भी विषय हैं, मैं साक्ष्य नहीं कह रहा हूं, जितने भी विषय हैं, इन सबको कंसीडर करने के बाद कोर्ट बिलीव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट। अगर कोर्ट ने मान लिया, विश्वास कर लिया कि एक तथ्य का अस्तित्व है, तो अब कहा जाएगा कि ये फैक्ट प्रूव हो गया है। अर्थात प्रूव्ड का डायरेक्ट कनेक्शन है
किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को बिलीव करने से, और बिलीव करती है कोर्ट। और वो कोर्ट जब करती है, जब उसके सामने सारे विषय को कंसीडर कर लेती है, देख लेती है, उस पर अपना माइंड अप्लाई कर लेती है, और माइंड एप्लीकेशन के बाद जब कोर्ट को विश्वास हो जाए कि हाँ इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है इस तथ्य का, तो अब मान लिया जाएगा कि वो फैक्ट प्रूव हो गया। अर्थात यहाँ पर बिलीफ किसका है? कोर्ट का बिलीफ है इस बात का कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स ये प्रूव्ड हो गया। यही तरीका है, ध्यान रखना इस बात को, इस तरीके को, तभी आपको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ समझ में आएगा। अगर ये प्रूव्ड नहीं समझ पाए आप, तो ये प्रिजम्पशन आपको समझ कभी नहीं आएगी, और आप कहीं डिबेट में तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे अगर ये प्रूव्ड आपको समझ नहीं आए। और आज की वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो डिबेट में धड़ल्ले से बोलेंगे दोस्तों, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप जीतेंगे। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, सॉरी, प्रूव्ड में एक दूसरा तरीका और बताया गया है कि उन मैटर्स को कंसीडर करने के बाद कोर्ट बिलीव नहीं कर पा रहा है डायरेक्टली कि किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस है या नहीं। इट मींस वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो प्रूव्ड की डेफिनेशन में ही एक दूसरा तरीका दिया है कि इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में एक प्रूडेंट पर्सन की सपोजिशन क्या होगी कि क्या ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इन सर्कमस्टांसेस में। इट मींस सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे तो प्रूडेंट पर्सन की सपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। इट मींस केस चेंज होगा तो प्रूव्ड होने की संभावना भी चेंज हो। तो कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता कि इस केस में ऐसा है तो दूसरे केस में भी फैक्ट ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। नहीं, दूसरे केस के सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, इस केस के सर्कमस्टांसेस अलग होंगे। सर्कमस्टांसेस अलग होंगे तो प्रूडेंट पर्सन की ओपिनियन, प्रूडेंट पर्सन की सपोजिशन कि उन परिस्थितियों में वो प्रज्ञावान व्यक्ति क्या मानता है कि किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो यहां पर जो सपोजिशन है वो किसका है? दूसरे पार्ट में जो बिलीव कर रहा है वो कौन कर रहा है? यहां पर जज नहीं कर रहा है, यहां पर प्रूडेंट पर्सन बिलीव करता है कि इन सर्कमस्टांसेस में किसी फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, और उस प्रूडेंट पर्सन के बिलीफ के आधार पर फिर कोर्ट मानता है कि ये फैक्ट प्रूव हो गया है या नहीं। अब छोड़ दीजिए कि कहां पर मे प्रिज्यूम लिखा, कहां पर सेल प्रिज्यूम लिखा, कहां पर कंक्लूसिव प्रूफ लिखा, इनको एक तरफ हटा दीजिए। अगर हम बेसिक प्रूफ की डेफिनेशन को लेकर चलें तो किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोर्ट के सामने आपको इस तरीके की एविडेंसेस देनी है जिनके आधार पर कोर्ट को बिलीव हो जाए या प्रूडेंट पर्सन को विश्वास हो जाए, सपोज कर ले प्रूडेंट पर्सन कि उन परिस्थितियों में किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। ऐसी सारी एविडेंसेस देनी है। अगर आप किसी फैक्ट को इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं तो क्या प्रिजम्पशन की आवश्यकता होगी? प्रिजम्पशन की आवश्यकता नहीं। जब हम किसी फैक्ट को एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं तो प्रिजम्पशन की आवश्यकता क्या पड़ रही है? अब दूसरी सिचुएशन में कि नॉर्मली ऐसे इतने फैक्ट कोर्ट के सामने नहीं रखे जा सकते कि किसी फैक्ट को बिलीव कर सके कि ये प्रूव हो गया है। क्या चाहिए? दो बिलीफ चाहिए ना, एक जज का बिलीफ, कोर्ट का बिलीफ, और एक प्रूडेंट पर्सन का बिलीफ। ना तो जज ही बिलीव कर पा रहा है कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में कि ये फैक्ट प्रूव हो गया है, ना ही वो प्रूडेंट पर्सन बिलीव कर पा रहा है कि ये फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। तो ऐसे में लॉ सपोर्ट करता है आकर जज को और ये कहता है कि जिस फैक्ट को मिसिंग मान रहे हैं आप, जिसके कारण ऐसा विश्वास करने में कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सपोर्ट मैं दे देता हूं, उसकी कमी को मैं पूरा कर देता हूं। तो जनरली वो फैक्ट प्रूव नहीं हो पा रहा था, लेकिन लॉ कहता है कि मैंने तुमको पावर दे दी कि नहीं भी अगर वो फैक्ट जनरली प्रूव हो रहा है तो आप उसको बिलीव कर लेना क्योंकि मैंने कह दिया, लॉ ने कह दिया। तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं आप? देखिए यहां पर एक फैक्ट ऐसा है जिसको एक प्रूडेंट पर्सन उन सर्कमस्टांसेस में देखने के बाद कह सकता है कि हां इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। लेकिन दूसरी तरफ सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं जो अवेलेबल मटेरियल है, जो प्रूडेंट पर्सन जिस पर अपना माइंड अप्लाई करने के बाद अपनी सपोजिशन बनाएगा, अपनी ओपिनियन देगा, उन फैक्ट्स में कुछ कमी है
उन फैक्ट्स के आधार पर एक प्रूडेंट पर्सन नहीं कह सकता कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। तो जहां पर सफिशिएंट मटेरियल है जिनके आधार पर एक प्रूडेंट पर्सन अपनी ओपिनियन बना सकता है, रीजनेबल ओपिनियन बना सकता है, वहां पर होती है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। अगर उसी को मे प्रिज्यूम की फॉर्म में या किसी दूसरी प्रिजम्पशन की फॉर्म में लिख दिया है तो उसको कहा जाता है इट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। और जहां पर एक प्रूडेंट पर्सन उन सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद कह नहीं सकता रीजनेबली कि हां ऐसा हुआ होगा, उसे कहने में कहीं ना कहीं जोर पड़ रहा है कि शायद ना भी हुआ हो ऐसा। लेकिन लॉ कहता है कि नहीं, इतने से ही सर्कमस्टांसेस में, जितने अवेलेबल सर्कमस्टांसेस हैं इतने ही सर्कमस्टांसेस में आप ऐसा मान लेना, चाहे वो प्रूडेंट पर्सन असमर्थ है उन्हीं सर्कमस्टांसेस में सपोजिशन करने के लिए, ओपिनियन बनाने के लिए कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे मामलों में प्रिजम्पशन क्यों हो पाई? क्योंकि लॉ ने कहा। बट प्रिजम्पशन है किसकी? अगेन प्रिजम्पशन फैक्ट की है, बस है क्यों? क्योंकि वो लॉ ने कहा है कि तुम प्रिज्यूम कर ले। इसलिए ऐसी दूसरे टाइप की जो प्रिजम्पशंस हैं, इन प्रिजम्पशंस को कहा जाता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और जो पहले वाली प्रिजम्पशन है, जो प्रूडेंट पर्सन के पास सफिशिएंट मटेरियल है कि उन मटेरियल पर एक प्रूडेंट पर्सन कह सकता है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो वो सारी की सारी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहलाती हैं, तथ्यों की उपधारणा कहलाती है। लेकिन उपधारणा दोनों तरफ है फैक्ट की ही, प्रिज्यूम दोनों तरफ फैक्ट को किया जा रहा है, प्रूव्ड दोनों तरफ फैक्ट को माना जा रहा है, लेकिन एक तरफ फैक्ट सफिशिएंट है ऐसी प्रिजम्पशन के लिए, ऐसी सपोजिशन के लिए प्रूडेंट पर्सन की, लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट सफिशिएंट नहीं है। इसलिए लॉ ने सपोर्ट दिया कि आप प्रूव्ड मान लो या सपोज कर लो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, देन ऐसी प्रिजम्पशन को प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहा जाता है। लेकिन हमारे कॉमन पार्लेंस में देखिए, सब लोग ये कहते हैं कि सेल प्रिज्यूम अपने आप में प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है एंड मे प्रिज्यूम अपने आप में प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। ये कोई ग्राउंड नहीं है। हो सकता है कि ये बात सच हो, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप 114 114 इंडियन एविडेंस एक्ट, आज की डेट में 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई। वहां पर एक इलस्ट्रेशन लिखा गया कि अगर किसी पर्सन के पजेशन से सून आफ्टर द थेफ्ट, चोरी के कुछ देर बाद ही किसी व्यक्ति के पजेशन से स्टोलन आर्टिकल मिले हैं, स्टोलन आर्टिकल मिले हैं और इसी एक्यूज के ऊपर आरोप है कि इसने चोरी की। अब इन सर्कमस्टांसेस में एक प्रूडेंट पर्सन क्या कह सकता है? क्या इतने सारे फैक्ट सफिशिएंट हैं एक प्रूडेंट पर्सन को अपनी ओपिनियन बनाने के लिए कि ये व्यक्ति या तो थीफ है, या तो ये चोर है, या फिर इस व्यक्ति ने चोरी का सामान रिसीव किया है, प्राप्त किया है? क्या ये सफिशिएंट नहीं है? कि एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है, सून आफ्टर द थेफ्ट, चोरी के थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति को जब देखा गया तो उसके पोजेशन में चोरी का आइटम मिला है, तो ये फैक्ट सफिशिएंट है। ऑर्डिनरी पर्सन ये डिसाइड कर सकता है कि हाँ, या तो ये व्यक्ति चोर है या फिर इसने चोरी की संपत्ति को प्राप्त किया। अर्थात ये जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 114 नाउ 119, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। दूसरी तरफ देखिए, एक प्रिजम्पशन थी 114 कैपिटल ए, इससे नेक्स्ट सेक्शन जो आज की डेट में सेक्शन 120 हो गई, और वहां पर यह कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर रेप का केस चल रहा है और जो यहां प्रोसिक्यूट्रिक्स है, विक्टिम है, वो कोर्ट में आकर केवल कह दे कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ जो संबंध बनाए मेरी सहमति से नहीं बनाए थे, केवल इतने से फैक्ट अवेलेबल हैं, तो अब क्या इतने फैक्ट के आधार पर एक प्रूडेंट पर्सन ये कह सकता है केवल लड़की ने बोला है कि इसने मेरे साथ संबंध बनाए मेरी सहमति के बिना बनाए, केवल इतने से फैक्ट क्या सफिशिएंट हैं ये बात कहने के लिए कि हाँ ये जो संबंध बने हैं बिना सहमति के बने हैं? ये फैक्ट सफिशिएंट नहीं है, कुछ और मटेरियल चाहिए जिनके बाद एक प्रूडेंट पर्सन कह सकता है कि सहमति नहीं थी, यहां कंसेंट एब्सेंट है। लेकिन सफिशिएंट मटेरियल ना होने के बावजूद भी कोर्ट ने कहा, सॉरी लॉ ने कहा कोर्ट को कि आप प्रिज्यूम करिए कि कंसेंट एब्सेंट है। बेशक एक प्रूडेंट पर्सन इन हालात में सपोज नहीं कर पा रहा है, ओपिनियन नहीं बना पा रहा है कि ऐसी कंसेंट एब्सेंट रही होगी, कोई रीजन चाहिए सपोज करने के लिए। प्रूडेंट पर्सन को भी कुछ रीजन चाहिए होते हैं, ऐसे नहीं कि एक आदमी ने कह दिया कि सहमति नहीं थी तो अब सामने वाला व्यक्ति मान ही ले। नो, ये प्रूडेंट पर्सन नहीं कहलाता। प्रूडेंट पर्सन वो होता है जो लॉजिक लगाता है,
कि ये लड़की मना कर रही है कि मेरी सहमति नहीं थी, इसको तो हटा दो थोड़ी देर के लिए, और क्या रीजंस हैं इसकी बात को सही मान लिया जाए, वो रीजन मिसिंग है। बट लॉ कहता है कि नहीं, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं कि आप मानो कि कंसेंट मिसिंग है, देन ऐसी प्रिजम्पशन, जहां लॉ ने डायरेक्शन दी, ऐसी प्रिजम्पशंस प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, क्योंकि किसी सपोजिशन पर पहुंचने के लिए लॉ ने सपोर्ट की, अदरवाइज नहीं पहुंचा जा रहा था। तो जहां जहां आपको ऐसी प्रिजम्पशन मिले, वो सभी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होंगी। तो सेल्फ प्रिज्यूम देख रहे थे, यहां पर वर्ड यूज हुआ है डायरेक्टेड। तो डायरेक्टेड कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी ही सेक्शन में सेल्फ प्रिज्यूम लिखा है, जहां पर कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी पर्सन को, प्रूडेंट पर्सन को वो सारे फैक्ट नहीं मिल रहे थे, रीजन नहीं मिल रहे थे उस बात को प्रिज्यूम करने के लिए, मानने के लिए कि हाँ इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। देन लॉ ने कहा है कि मैंने डायरेक्शन दे दी है आपको, आप इसे सपोज करिए, आप इस पर बिलीव करिए, आप प्रिज्यूम करिए कि ये प्रूव्ड हो गया है, इसकी एग्जिस्टेंस है। प्रूव्ड हो गया है मतलब इसकी एग्जिस्टेंस है। और कहा कि मैं कह देता हूं दूसरी पार्टी को कि आपको पावर है, आपको राइट है कि आप इसे डिस्प्रूव कर दीजिए। इट मींस बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने का, दैट इज कॉल्ड ऑनर्स, नाउ शिफ्ट हो जाता है। तो ये जब तक डिस्प्रूव नहीं हो जाएगा, तब तक सेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा, कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहीं पर आपको अब तीसरी प्रिजम्पशन देखनी है, कंक्लूसिव प्रूफ। ये है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और क्लॉज बी। यहां पर कहा गया कंक्लूसिव प्रूफ मींस व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड, मे प्रिज्यूम, प्रोवाइडेड, सेल्फ प्रिज्यूम, डायरेक्टेड, कंक्लूसिव प्रूफ, डिक्लेयर कर दिया हमने। लॉ कहता है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है एक फैक्ट, ये डिक्लेयर कर दिया, इसको किसने डिक्लेयर किया? बाय दिस अधिनियम। इस अधिनियम में आप पढ़िए, टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। उन्होंने कहा एक फैक्ट है, फैक्ट जिनको फर्स्ट फैक्ट बोलेंगे, जिनको फंडामेंटल फैक्ट बोलेंगे, और कहा है कि इन फैक्ट्स को कंक्लूसिव प्रूफ बना दिया है मैंने सेकंड फैक्ट, सेकंड फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ बना दिया है। तो कहा है द कोर्ट सेल रिगार्ड द अदर एज प्रूफ। कोर्ट को मानना पड़ेगा कि ये सेकंड प्रूव हो गया है, लेकिन कब? ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट। जब ये पहले फैक्ट प्रूव कर दिए जाएंगे, देन दूसरे फैक्ट को कोर्ट मानेगी कि वो प्रूव हो गए हैं। अब यहां पर एक बात बताइए, जो हम सेक्शन 116 पढ़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि शादी हो गई है, शादी हो गई है और शादी चल रही है, अभी डिसॉल्व नहीं हुई है, ना ही हस्बैंड मरा है, ना ही डाइवोर्स हुआ है, इस बीच बच्चे का जन्म हो गया है। क्या एक प्रूडेंट पर्सन को यह बात डिसाइड करने के लिए कि हाँ इसी पति से ये बच्चा पैदा हुआ है, क्या इस बात को मानने के लिए क्या इतना मटेरियल सफिशिएंट है? एग्जाम्पल बताता हूं आपको कि शादी हुई, मान लो आज डेट है 30 जून 2026, भैया कब शादी हुई है? 30 जून को, और 8 जुलाई को बच्चा पैदा हो गया। भाई कौन प्रूडेंट पर्सन कहेगा कि अब जिससे शादी हुई है उसी का बच्चा है? कौन प्रूडेंट पर्सन कह सकता है? इट मींस प्रूडेंट पर्सन को यह बात डिसाइड करने के लिए कि ये जिससे शादी हुई है उसी का बच्चा है, सफिशिएंट मटेरियल नहीं है भैया। लेकिन सफिशिएंट मटेरियल ना होने के बावजूद लॉ ने मटेरियल प्रोवाइड करा दिया, और लॉ कहता है क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया है कि ऐसा अगर प्रूव हो जाता है तो आई डिक्लेयर कि ये बच्चा लेजिटिमेट बच्चा है इसी पति का। ये प्रिजम्पशन कहां से आ रही है? लॉ की डायरेक्शन से आ रही है। तो ये कैसी प्रिजम्पशन है? ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। जहां जहां आप ऐसी प्रिजम्पशन देखें, वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहलाएगी। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बहुत ध्यान से आपको समझना है। कंक्लूसिव प्रूफ में अभी क्या बोला गया कि एक फैक्ट जब कानून ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ होगा, तो पहले फैक्ट को प्रूव हो जाने से दूसरे फैक्ट को प्रूव मान लिया जाएगा। एंड एंड एंड। और इंपॉर्टेंट बात, shall not allow मतलब who shall not allow? The court shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. इट का मतलब ये सेकंड फैक्ट को कोई पार्टी कहे कि नहीं जी मैं डिस्प्रूव कर देना चाहता हूं, उसको मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैं डिस्प्रूव कर सकता हूं, तो मुझे डिस्प्रूव करने की परमिशन चाहिए, मैं एविडेंस लाना चाहता हूं, देन कहा कोर्ट शैल नॉट
allow to be given the evidence. भैया लॉ यहां ये कहता है कि मैंने एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो अब आप मेरे से भी आगे नहीं जाओगे, वही कंक्लूसिव प्रूफ है। देखिए यहां पर दो पार्ट है, एक पार्ट है यहां तक जहां पर कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन दी गई, डेफिनेशन इतने से ही पूरी हो जाती है, लेकिन यहां अगला एक प्रैक्टिकल पार्ट दिया गया, ये ऑपरेटिव पार्ट है कि पहले पार्ट के प्रूव हो जाने से क्या नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, उनका एविडेंस कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। लेकिन जब आप सेक्शन 116 पढ़ेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, देन उसमें सेकंड पार्ट देखिए आप, मैंने एक मेन पार्ट बनाया हुआ अलग से, एक नॉन एक्सेस पार्ट है। मेन पार्ट में कहा गया, मेन पार्ट के अंदर भी दो पार्ट है, उन पर मैं जाऊंगा अभी। दोस्तों वीडियो शायद लंबी हो रही है तो मैं आज यहीं रखूंगा और मैं थोड़ी सी देर और लगाऊंगा आप लोगों के लिए। तो नॉन एक्सेस पार्ट में यह कहा गया कि पहली बात तो कंक्लूसिव प्रूफ बता दिया है कि शादी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ वेडलॉक वैलिड मैरिज, अगर बच्चे का जन्म हुआ तो ये फैक्ट प्रूव कर देना, ये कंक्लूसिव होंगे इस बात के कि बच्चा लेजिटिमेट इसी व्यक्ति का, हस्बैंड का बच्चा जिसके साथ इसके मदर की शादी चल रही है। दूसरी बात कही कि मान लो शादी डिसॉल्व हो गई है, ये मेन पार्ट का सेकंड पार्ट, डिसॉल्व हो गई है शादी। अब डिसॉल्व हो जाने के बाद बच्चा पैदा हो गया तो इस बच्चे को किसका माना जाएगा? तो एक कंडीशन लगा दी है कि डिसॉल्व हो गई थी बट ये जो मदर थी अभी तक अनमैरिड थी, इसने शादी नहीं करी थी और शादी डिसॉल्व होने के 280 डेज 280 दिन के अंदर अंदर बच्चा हुआ है, 281 भी हो गया तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। 280 दिन के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया शादी डिसॉल्व होने के और इस मदर ने दूसरी शादी नहीं करी है तो भी बच्चा कहा जाएगा कि जो इसका पति था पहले वही इस बच्चे का लेजिटिमेट फादर कहलाएगा। सेकंड पार्ट है ये मेन पार्ट का सेक्शन 116 का। लेकिन उसके आगे ये कहा गया, कंक्लूसिव प्रूफ तो बता दिया कि ये फैक्ट जो आप प्रूव कर देंगे तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि बच्चा इसी हस्बैंड का लेजिटिमेट चाइल्ड है, तो अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉ ने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन डिस्प्रूव तो करना है ना, फादर तो डिस्प्रूव कर सकता है। अगर एक तरफ कंक्लूसिव डेफिनेशन देखें कंक्लूसिव मींस की, तो वहां पर लिखा है एंड shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving, जिसको एक बार कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया और फंडामेंटल फैक्ट्स के प्रूव होने के कारण उस कंक्लूसिव प्रूफ जिस फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ बताया गया था उस सेकंड फैक्ट को प्रूव्ड मान लिया गया है, तो अब डिस्प्रूव करने की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन 116 में परमिशन दी जा रही है कि आप डिस्प्रूव कर दें। तो क्या ये इस डेफिनेशन का कंट्राडिक्टरी नहीं है वो प्रोविजन? बिल्कुल है, इस प्रोविजन का तो कंट्राडिक्टरी है लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ का कंट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ तो यहीं तक पूरा हो जाता है जब उन्होंने कहा कि मैंने किसी फैक्ट को डिक्लेयर कर दिया है तो वो फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ होंगे। तो मान रहे हैं भैया हम, आपने जब डिक्लेयर कर दिया कि ये फैक्ट प्रूव कर देंगे तो वो लेजिटिमेट बच्चा होगा इसी हस्बैंड का, इस दूसरे फैक्ट के कंक्लूसिव प्रूफ है पहले वाले, मान रहे हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसके कंट्राडिक्टरी है केवल और केवल वो पार्ट नॉन एक्सेस वाला, और वहां पर ये कहा गया कि हस्बैंड को एक छोटी सी विंडो दे देते हैं हम कि अगर वो डिस्प्रूव करना चाहता है कि ये लेजिटिमेट बच्चा है, मेरा लेजिटिमेट बच्चा नहीं है, तो वो ये प्रूव कर दे कि जिस समय ये बच्चा कंसीव हुआ था, जिस समय इस मेरी पत्नी को गर्भ धारण हुआ था, उस समय मेरा या इसका, मेरा इसके पास और इसका मेरे पास एक्सेस नहीं था। अगर ये प्रूव कर दिया तो मान लेंगे कि कंक्लूसिव प्रूफ जो डिक्लेयर किया गया 116 में उसको डिस्प्रूव उसने कर दिया। हालांकि इस पूरे प्रोविजन को देखेंगे तो कंक्लूसिव प्रूफ एक बार प्रूव हो गया तो उसको डिस्प्रूव करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो सेक्शन 116 के अंदर बहुत सारी और फ्रेजेस हैं दोस्तों, जैसे वैलिड मैरिज क्या होगी, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होंगे। इसमें एक जगह वर्ड यूज हो रहा है पर्सन, एक जगह वर्ड यूज हो रहा है चाइल्ड, एक जगह वर्ड यूज हो रहा है ही। इन सब का क्या मीनिंग है? और पहले तो इसमें सन लिखा गया था तो क्या डॉटर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था? और आज मेरी वीडियो पर एक सज्जन ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, जो मैंने पांडवों वाली वीडियो बनाई, उन्होंने कहा है कि पांडु जी ने स्वीकार कर लिया था कि ये बच्चे मेरे हैं, इसलिए ये बच्चे पांडु जी के माने गए। तो क्या ये उन्होंने कहा है कि सेक्शन 116 से इस बात का कोई लेना देना नहीं है? तो दोस्तों क्या आप लोग इस बात का जवाब देंगे जो मेरे दूसरे व्यूअर हैं?
आप इसका जवाब दीजिए दोस्तों। मैं अगली वीडियो में इस बात का जवाब आपको लीगली दूंगा, सेक्शन 116 से दूंगा कि सेक्शन 116 का इस बात से, क्योंकि पांडु जी ने उनको स्वीकार कर लिया था, तो अब उनके बच्चे हो गए और इस पर कोई दूसरा व्यक्ति क्वेश्चन नहीं उठा सकता क्या? क्योंकि पांडु जी ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए उनके बच्चे हो गए। देखिए क्या एडॉप्शन किया था पांडु जी ने, इन बच्चों का एडॉप्शन किया था, गोद लिया था क्या इन बच्चों? आपकी क्या राय कहती है, आप कमेंट में बताइए दोस्तों, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। आज की वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी, मैं इतना ही रखता हूं। और जिन लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पुरानी वीडियो नहीं देखी है, उन लोगों के लिए यहाँ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी दोस्तों, पूरी वीडियो शुरू से लेकर जब तक मैं अभी तक आया हूं, इतनी सारी वीडियो कंटिन्यूएशन में मिलेगी, जरूर देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों आपके इसी क्वेश्चन के जवाब के साथ, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 116 को पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।